हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राम बजाज है। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बोला था और मैंने व्हाट्सएप पे भी आप सबको बोला था कि अभी एक मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ केस लॉज की, जिसमें जीएसटी पे अलग अलग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एज द केस में भी उनके जो भी केस लॉज है वो हम बेर जो डिसीजन है उससे डिस्कस करेंगे कि उस केस के क्या फैक्ट थे, क्या डिसीजन आया, क्यों आया, किस लिए आया, जज साहब का क्या बोलना था, वगैरह वगैरह सब कुछ। तो ये मैं केस लो एक्चुअल जो डिसीजन है वो उठा रहा हूँ और उसको आपको एक सिंपल हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा और इससे आपका थोड़ा नॉलेज भी बढ़ेगा कि एक्चुअल में लॉ को कोर्ट कैसे इंटरप्रिएट करती है। मतलब इस सीरीज और इस सब को सीखने का मतलब यही है, क्योंकि होगा क्या कि अब जब असेसमेंट होना स्टार्ट होगा ना, तब आपको डिपार्टमेंट पकड़ेगा कि भैया लॉ में तो ये लिखा है, आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, वो सब कुछ। तो आई होप कि मतलब ये सीरीज आपके अब भी आप सीखोगे तो अभी थोड़े जैसे ही देखो कोविड पीरियड खत्म होगा तुरंत सबको पता है कि असेसमेंट होने स्टार्ट हो जाएंगे, तब ये चीज़ आपके बहुत हेल्प आएगी एज पर माई नॉलेज। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन यस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी अपडेट करूं केस लॉज के बारे में तो आपको मिल जाए। प्लस आप इसका फीडबैक जरूर दीजिए, कैसा लगा, क्या लगा, ठीक है। तो हम सबसे पहला अपना केस फ्लो उठाते हैं न्यूवेरा वेलनेस वेंचर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात 2019 का केस है, गुजरात हाई कोर्ट का। ये देखो, इसको डिविजनल बेंच ने दिया है। जैसे आप जिसको लॉ का नॉलेज नहीं है कोर्ट्स के प्रोसीजर का, उनको मैं ये कुछ एक छोटी छोटी चीज़ें भी बताऊंगा जो एक्चुअल में एक कोई भी डिसीजन में अपने को ध्यान देनी होती है। होता क्या है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई भी फैसला आता है वो कम से कम उसमें 2 जजों की बेंच होती है, जिसको लॉ की लैंग्वेज में डिविजनल बेंच कहते हैं। इसमें आप देखोगे तो ये देखो, बेंच में 2 नाम है, हर्षा देवानी, भार्गव कारिया। तो ये डिविजनल बेंच हो गई हाई कोर्ट की, गुजरात हाई कोर्ट की, ठीक है। अब इसमें क्या इश्यू था, इसमें सेक्शन 129 और 130 से रिलेटेड इश्यू था। वो क्या था हम आगे धीरे धीरे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये डिसीजन आया, रिट पिटिशन थी 7189/2019 स्पेशल सिविल एप्लीकेशन, मतलब SCP। SCP कब जाहिर होती है अभी हम नीचे देखेंगे। ये देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, कोई भी जो जजमेंट होता है ना हाई कोर्ट का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का, वो सीरियल वाइज होता है। जैसे ये इसमें दिख रहा है ना आपको 1 2 3 4, ये सीरियल वाइज हो गया। इसमें होता क्या है कि एग्जैक्टली वो सबसे पहले वाले में वो लेते हैं कि मैटर क्या था, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ हाई कोर्ट के आगे दिया गया था। उसके बाद उसमें कुछ एक पैराग्राफ होते हैं जिसमें पिटिशनर की डिटेल होती है। पिटिशनर बताता है कि भैया ये फैक्ट थे, ये बात थी, ये मैटर था, लॉ में मेरे फेवर में ये लिखा हुआ है। फिर रेस्पोंडेंट का होता है, लास्ट में हाई कोर्ट अपना डिसीजन देता है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट और प्रीवियस केस लॉज, ठीक है। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो कि ये पिटीशन कैसे दाखिल की गई थी। ये पिटीशन दाखिल की गई थी आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 226 के संविधान का ये बोलता है कि कोई भी बंदा जब उसके मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट अगर वायलेशन हो रहा हो तब वो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर सकता है। अब इसमें फंडामेंटल राइट क्या कहाँ दिक्कत हो रही थी। फंडामेंटल राइट उसका राइट ऑफ बिजनेस, आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1 क्लॉज D, वो भारत का संविधान अधिकार देता है हर नागरिक को व्यापार करने का। उसके बेसिस पे ये उस आर्टिकल को वायलेशन को लेके हुई थी और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में अपील की गई थी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या था, फैक्ट क्या थे केस के। फैक्ट ये थे, जैसे पिटिशनर मतलब ये जो कंपनी है जो जिसने अपील फाइल की वो बता रही है, वो क्या बता रही है कि ही इज द इंगेज्ड इन इंपोर्ट एंड सेल ऑफ डाइटरी फूड प्रोडक्ट सच एज प्रोटीन पाउडर ऑफ डिफरेंट फ्लेवर। मतलब वो प्रोटीन पाउडर इंपोर्ट करता था अलग अलग फ्लेवर के और उनको बेचता था, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये बोल रहा है कि इन सो फार एज इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन आर कंसर्न द पिटिशनर इज रिक्वायर्ड टू पे कस्टम ड्यूटी एज वेल एज इंटीग्रेटेड ड्यूटी
पेबल ऑन इम्पोर्ट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। मतलब ये हुआ कि भैया कोई भी आदमी इंपोर्ट करता है तो उसको कस्टम ड्यूटी पेड करनी होती है और आईजीएसटी भी पेड करना होता है। ठीक है, आईजीएसटी अपने को इंपोर्ट में पेड करना होता है स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विस पे एज पर द लॉ। तो ये बोल रहा है कि भैया मेरे को पेड करना था ये दोनों। अब उसने क्या किया कि उसने यूनाइटेड स्टेट और हंगरी से कोई कंसाइनमेंट मंगाया था मुद्रा पोर्ट गुजरात पे, वो आया, ठीक है। फिर उसने इनवॉइसेज, वेयर हाउस बिल ऑफ एंट्री वगैरह सब, मतलब इम्पोर्ट फॉर्मेलिटी थी वो सारी कर ली थी। फिर वो ये बोल रहा है कि भैया फिर मैंने क्या किया कि इम्पोर्ट गुड्स को वेयर हाउस में रख दिया था कस्टम के, ठीक है। फिर वो गुड्स क्लियर करवाए मैंने होम कंजम्पशन के लिए, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, ये कस्टम से रिलेटेड चीज है। फिर एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री करवा ली, ठीक है। अब क्या हुआ, ये बोल रहा है कि इट इज इन द केस ऑफ पिटिशनर दैट द टाइम ऑफ क्लियरेंस ऑफ द गुड्स द फर्स्ट पिटिशनर हैज पेड द एप्लीकेबल कस्टम ड्यूटी एज वेल एज आईजीएसटी। सब कुछ पेड करके होम कंजम्पशन के लिए बिल ऑफ एंट्री डाली और गुड्स क्लियर करवा लिया। अब ये गुड्स मुंद्रा का पोर्ट हुआ गुजरात में, ठीक है। अब ये गुड्स उसको ले जाने थे, देखो द गुड्स फॉर पिटिशनर वाज बीइंग ट्रांसपोर्टेड इन द वेयर हाउस इन द भिवंडी महाराष्ट्र। गुजरात से वो महाराष्ट्र गुड्स को ले जा रहा था, इंपोर्टेड गुड्स थे, ठीक है। अब ई वे बिल की बारी आई। ई वे बिल में जैसे कि आपको पता है दो पार्ट होता है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए जो माल भेज रहा है वो जनरेट करता है और पार्ट बी करता है ट्रांसपोर्टर। अब इस केस में क्या हुआ, पार्ट ए अपलोड कर दिया था पिटिशनर ने, बट पार्ट बी ट्रांसपोर्टर ने नहीं बनाया था कोई टेक्निकल वजह से। हर कोई यही बोलता है, अपनी गलती तो कोई मानेगा नहीं, प्रैक्टिकल सी बात है, वो यही बोलेगा कि साहब टेक्निकल वजह से हमने बनाया नहीं या ट्रांसपोर्टर ने किया नहीं, जो बहुत बार सही भी होता है बहुत बार गलत भी होता है इन प्रैक्टिकल वे। अब प्रोटीन के युक्त गुड्स थे तो गुड्स क्या खराब होने के चांस ज्यादा थे। तब पिटिशनर ये कह रहा है कि उसने क्या किया कि पर्सिबल नेचर के थे तो उसने पार्ट बी ट्रांसपोर्टर ने किया है। देखो उसने नहीं किया, ये एकदम अच्छे से बोल रहा है। अगर ये बोलता है कि साहब मेरे एंड पे गलती हुई तो दिक्कत होती थी, तो इसने क्या किया कि ट्रांसपोर्टर पे ढूल दिया सारा। ये बोल रहा है कि द ट्रांसपोर्टर डिड नॉट वेट फॉर द पार्ट बी ऑफ द ई वे बिल, ठीक है। फिर क्या हुआ, ट्रक को रोक लिया गया कामरेज टोल पे। अब कहानी स्टार्ट हुई। ट्रक को कोई रोकेगा तो अब क्या करेंगे, अब देखो ट्रक को रोक के क्या बोला डिपार्टमेंट ने कि भैया ई वे बिल और बिल दिखाओ, टैक्स इनवॉइस, यही बोलेगा डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट ने क्या कहा, वो दिखाओ, तो ट्रांसपोर्टर ने सब कुछ उसको प्रोड्यूस किया। क्या, ऑल डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द गुड्स, मतलब बिल ऑफ एंट्री फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, आईजीएसटी पेड और इंपोर्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट दिखा दिए कि भैया ये देखो हमने तो पेड करके आए हैं। पर डिपार्टमेंट ने जब देखा कि भैया इसका पार्ट बी ई वे बिल का भरा हुआ नहीं है तो उन्होंने रोक लिया। ये देखो ऑन द बेसिस कि पार्ट बी नॉट जनरेटेड। अब एमओवी 2 में उसको नोटिस दे दिया और डिटेंशन ऑफ द गुड्स कर लिया। अब पिटिशनर ये बोल रहा है कि भैया जब भी उसको पता चला ट्रांसपोर्टर को, तो ट्रांसपोर्टर ने तुरंत पार्ट बी जनरेट कर दिया, ये देखो, और बोला डिपार्टमेंट को कि भैया टेक्निकल वजह से हम जनरेट नहीं कर पाए, ये लो हमने दे दिया आपको। पर डिपार्टमेंट अड़ गया कि भैया आपके डिटेल पूरे नहीं हैं, हम आपका माल जब्त कर रहे हैं सेक्शन 129 में। तो पिटिशनर क्या बोल रहा है कि भैया देखो मेरा जो गुड्स है वो ह्यूमन होम कंजम्पशन के लिए है, मैं कोई ट्रेडिंग तो कर ही नहीं रहा, और आईजीएसटी में जब इंपोर्ट किया था तब ऑलरेडी पेड कर चुका हूं, तो भैया मैंने गुड्स गलत तो कुछ किया ही नहीं, ठीक है प्रोसीजरल लैप्स था, बट मेरे एंड पे तो कोई गलती नहीं थी ना कि भाई मैं कोई चोरी कर रहा हूं या कच्चे में माल ले जा रहा हूं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मतलब प्रोसीजरल कंप्लायंस में हल्की सी गलती रह गई थी। फिर पैराग्राफ नंबर 5, इसमें क्या बोला गया कि भैया
ये हाई कोर्ट में गया, बोला भैया ये मेरा पार्ट बी अगर रह गया हो तो इसके बेसिस पे आप ऐसे थोड़े कर सकते हो। अब डिपार्टमेंट ने इसमें क्या किया कि देखो सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 का यूज किया। सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 डिपार्टमेंट को पावर देता है कि भैया जितने का माल टैक्स इनवॉइस में जो भी टैक्स पेड किया है इसके इक्वल पेनल्टी लगा सकता है डिपार्टमेंट। तो अब कस्टमर के पास क्या था, बिल ऑफ एंट्री फॉर ह्यूमन होम कंजम्पशन, उसमें लगा हुआ था आईजीएसटी। तो डिपार्टमेंट ने उसके इक्वल सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा दिया, मतलब 593,505 और 593,505, मतलब टोटल लगा दिया उन्होंने 11.5 लाख के आसपास का टैक्स जो आईजीएसटी उसने पेड किया था 129 में। तो पिटिशनर ने डिपार्टमेंट को बोला कि भैया आप हमारा माल फ्री कर दो, हाथ जोड़ते हैं आपके, ये प्रोसीजरल दिक्कत है, हमने कोई टैक्स की चोरी नहीं की। पर डिपार्टमेंट नहीं माना, और डिपार्टमेंट नहीं माना और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जब पिटिशनर ने पैसे नहीं दिए तो उन्होंने 130 और लगा दिया। 130 किस में डील करता है कि जब आप गलत तरीके से गुड्स कहीं ले जा रहे हो तो उन्होंने 130 और इन्वोक कर दिया, मतलब उन्होंने 129 किया, 130 किया। 130 क्या बोलता है कि जो भी आपके माल की वैल्यू है उसके बराबर टैक्स। अब ऊपर 129 में तो टैक्स की वैल्यू के बराबर पेनल्टी थी, पर इसमें माल की वैल्यू के बराबर हो गई। ठीक है, अब ये कुंतल पारेख जो थे वकील साहब, इन्होंने पिटिशनर के बिहाफ में गए, मतलब वो कंपनी जिसने अपील फाइल की थी। तो उन्होंने ये बोला कि सेक्शन 129 सब सेक्शन 1 ये बोलता है कि डिटेन जो भी गुड्स हुए हैं उस पे 100% ऑफ द टैक्स पेएबल जो उन्होंने लगा दिया, और एग्जेम्प्टेड गुड्स के केस में होता है इक्वल टू 2%। तो ये जब चीज है कि भैया यहाँ हमने कोई सप्लाई की नहीं, हम होम कंजम्पशन से गुड्स को अपने गोडाउन ले जा रहे थे, तो हमने कोई माल बेचा ही नहीं, तो भैया ये 129 इन्होंने कैसे अप्लाई कर दिया, क्योंकि ये तो सप्लाई के केस में होगा और हम कोई सप्लाई कर ही नहीं रहे हो। ये देखो जो मैंने हाईलाइट किया लाइन, इसका मतलब यही है, इट वॉज सबमिटेड इन द फैक्ट ऑफ द प्रेजेंट केस सिंस देयर वॉज नो सप्लाई ऑफ द गुड्स the question of payment of GST would not arise and hence there is no question of payment of applicable tax। तो आर्ग्यूमेंट क्या था उनका कि 129 में सप्लाई हुई नहीं तो भैया ये 129 इन्वोक नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड उन्होंने क्या बोला कि सिंस की ये सप्लाई नहीं हुई है तो डिपार्टमेंट इसको एग्जेम्प्टेड गुड्स भी तो मान सकता है, और वो क्या करेगा, अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो सेक्शन 129 ये बोलता है कि 2% ऑफ द गुड्स ऑफ वैल्यू ऑफ द गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस। तो भैया वो लो, आप मेरे से टैक्स का इक्वल कैसे ले रहे हो, और टैक्स भी नहीं, जो मैंने आईजीएसटी पेड किया इंपोर्ट पे आप उसके बराबर की अमाउंट ले रहे हो, ये तो एकदम गलत है, सरासर गलत है। ठीक है, फिर इन्होंने ये कोई खास नहीं है, कोई खास नहीं है। ठीक है, फिर उन्होंने ये बोला कि देखो ये नॉन डिसीजन ऑर्डर है, ये है, मेरे को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेयर दी गई नहीं है, फलाना ढीम का, ये रांडी रोना उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है, क्वेश्चन में है, फिर बोला कोर्ट को कि साहब बता दो आप क्या करना, हमारी तरफ से तो हमने सब कुछ बोल दिया। अब उत्कर्ष शर्मा जो डिपार्टमेंट की तरफ से वकील साहब आए थे वो क्या बोले, देखो उत्कर्ष शर्मा लैंड असिस्टेंट गवर्नर प्लेजर फॉर द रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट यहाँ कौन था, डिपार्टमेंट, यूनियन ऑफ इंडिया समझ लो, स्टेट सेल टैक्स ऑफिसर समझ लो, कुछ भी समझ लो। अब उन्होंने क्या बोला, उनका एकदम सिंपल सा था कि भैया गुड्स वर नॉट एक्कम्प्लाइड बाय पार्ट बी, मतलब ई वे बिल कंप्लीट नहीं है तो डिपार्टमेंट रोक सकता है 129 में, ये लॉ में लिखा हुआ है। उन्होंने ये माना कि भैया जब ई वे बिल में पार्ट बी जनरेटेड ही नहीं है तो इसका मतलब ये ई वे बिल कंप्लीट नहीं है, और बिना ई वे बिल के कोई गुड्स का मूवमेंट नहीं हो सकता। तो भैया डिपार्टमेंट ने जो रोका है 129 में वो एकदम सही है, एज पर द लॉ है, ये कहना था डिपार्टमेंट के वकील साहब का। सेकंड उन्होंने क्या बोला कि भैया देखो जीएसटी एक्ट का प्रोविजन इन्होंने
कॉन्ट्रावेशन किया है, क्योंकि सेक्शन 129 जब आप देखोगे ना तो उसमें स्टार्टिंग में लिखा नाउ विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द एक्ट, मतलब ये पूरे एक्ट को ओवरराइड कर जाता है। नाउ विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है कि भैया एक्ट में जो भी लिखा हुआ है ना आप उसको भूल जाओ, आप सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान करो कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि भैया ई वे बिल, जो डिपार्टमेंट का कहना था कि पार्ट बी नहीं है तो ई वे बिल है ही नहीं है, ई वे बिल नहीं है तो 129 इस पे अप्लीकेबल है। फिर पैराग्राफ 8 में उन्होंने कोर्ट ने ये बोला कि भैया हमने चलो दोनों की बात सुन ली, ठीक है, हमने समझ लिया, अब हम बता रहे हैं कि डिसीजन क्या है। देखो डिसीजन क्या दिया, पार्ट नंबर 9, 10, 11, 3 में उन्होंने डिसीजन दिया है। डिसीजन क्या दिया है? डिसीजन ये दिया है कि हम, कोर्ट बोल रहा है कि हमने ना असेसमेंट ऑर्डर देखा था 129 का MOV 09, ठीक है, और उसमें ये लिखा हुआ है क्लियर कि टैक्स ऑन पेनल्टी डिमांड की गई है वो IGST पेड बाय द पिटिशनर के बेसिस पे की गई है, सिंस नॉर्मल टैक्स इनवॉइस तो इन द केस ऑफ इंपोर्ट होगा नहीं, और IGST लिखा हुआ था बिल ऑफ एंट्री फॉर ह्यूमन होम कंजम्पशन में, ठीक है। पर इस ऑर्डर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये देखो, नो रीजन हैव बीन असाइन्ड बाय द सेकंड रिस्पोंडेंट फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग पर्सन लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स पेनल्टी डिस्पाइट ऑफ एक्ट IGST, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो इन्होंने ये बात रिपीट की है जो उन्होंने पिटिशनर ने बोलनी थी कि भैया GST एप्लीकेबल ही नहीं है इस पे, क्योंकि हमने इंपोर्ट किया, कोई सप्लाई की नहीं है, ठीक है। इन्होंने ये आपस में चीजें मिलाई सारी, ये देखो। अब उन्होंने क्या बोला, अब उन्होंने बोला कि हाउ एवर द गुड्स ऑफ पिटिशनर बीइंग पर्सिबल नेचर, मतलब बहुत जल्दी ये खराब हो जाएगा तो भैया इसको रिलीज तो करो। इट वुड नॉट जस्ट प्रॉपर एंड रीजनेबल टू कीप सच गुड्स अंडर डिटेंशन एनी लॉन्गर, भैया इसको ज्यादा मत रखो, गुड्स खराब हो जाएगा, खराब हुआ तो ना तो ये SSC के काम का रहेगा ना डिपार्टमेंट के, फेंकना पड़ेगा। तो उन्होंने ये बोला अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस द पिटिशनर वुड बी इंटाइटल्ड टू रिलीज द कन्वेंस एज वेल एज गुड्स इन क्वेश्चन, मतलब गुड्स फ्री कर दो, डिपार्टमेंट को बोल दिया, पर सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ क्लोज C ऑफ सेक्शन 129। अब सेक्शन 129(1) क्लोज C क्या होता है ये अपने अब देखते हैं। ये देखो, सर्च कर लेते हैं। मैं सर्च करके आपको बताता हूँ। मेरे वो डाउनलोड किया हुआ है बट वो ओपन हो नहीं रहा टेक्निकल वजह से, तो कुछ कर नहीं सकते हैं। मैं एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, अगर हो पाया तो। ये देखो खुल गया। अब इसको ट्राई करते हैं कि यहाँ खुलता है क्या। ये खुल गया। वन 129 एक्ट का क्या बोलता है, 129(1)(c)। ये 129(1)(c). सी क्या बोलता है, सिक्योरिटी देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने जो डिसीजन दिया है वो डिपार्टमेंट के फेवर में दिया है। उन्होंने इस बात को डिपार्टमेंट का मान लिया कि भैया जो उन्होंने गुड्स लेके गए हैं, रोका है, वो सही है। जो अप्लीकेंट ये बोल रहा है कि भैया डिपार्टमेंट ने गलत किए हैं, वो गलत बात है और उसको माल रोकना जायज़ है। अब डिपार्टमेंट अपना असेसमेंट करेगा, फिर आप अपील करते रहो। तो ये बोला है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सेक्शन 129 बहुत ही डेंजरस चीज़ है, बहुत ज़्यादा।
अब देखो इस केस में अगर हम नॉर्मली देखने जाए तो इसमें कोई गलती नहीं थी एसएससी की, बट सिंस कि उसने ई वे बिल के प्रोविजन का पालन नहीं किया, 129 सीधा उस पर अट्रैक्ट हो गया। अब देखो नीचे उन्होंने क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू द फर्निशिंग बॉन्ड, ये देखो 12 लाख का रुपए का देगा, फिर ये करेगा लाइबिलिटी ऑफ द पिटिशनर इंडिपेंडेंट सबमिशन एडवांस और लर्न कोड, ठीक है। ये देखो, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 129 में कोई, जो मैंने बहुत सारे डिसीजन पढ़े हैं, ज्यादातर में एक चीज कॉमन है कि जो कोर्ट है ना वो ज्यादा इसमें घुसता नहीं है। कोर्ट बहुत रेयर इन द रेयर चांस में ये बोलता है कि भैया गुड्स फ्री करो, आपने 129 इन्वोक किया वो गलत है। ज्यादातर केसेस में कोर्ट यही बोलता है कि भैया एक काम करो, एक बार आप सिक्योरिटी दे दो, पैसा दे दो या सिक्योरिटी दे दो और गुड्स रिलीज करा लो, बेच लो, फिर डिपार्टमेंट ने जो असेसमेंट किया है उसकी आप अपील कर दो, फिर अपील का जो भी डिसीजन आएगा आप देखते रहना। तो 129 का हमने आज ये केस लो किया है। आई होप कि यू विल क्लियर एंड आपको समझ में आएगा। आप अपना फीडबैक जरूर देना, उसके बेसिस में मैं, अगर आपका पॉजिटिव फीडबैक आया, लोगों ने पसंद किया, तो हम एक पूरी सीरीज चलाएंगे जिसमें हम लोग केस लॉज ही डिस्कस करेंगे। 129, 130, 16, 22, सेक्शन 54 रिफंड, जो क्रिटिकल टॉपिक है, सेक्शन 73, 74, इन सब से रिलेटेड जो आपके प्रैक्टिकल यूज में बहुत काम आएंगे अभी जब असेसमेंट करना डिपार्टमेंट स्टार्ट करेगा। थैंक यू।